जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पे मैं सौरभ। हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में पॉलिटी वाले में अनुच्छेद 33, 34 और 35 पे बात करी थी और 35 वहीं ख़त्म हो जाता है वो। अब हम बात करेंगे आज वाले सेशन में भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करके समझिएगा। मैं बहुत आसानी से चीज़ों को समझाऊंगा और अभी इसके बहुत भाग हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आराम से चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पिछली वाली वीडियो हमको कैसी लगी होगी ये ज़रूर बताइएगा, और ये वाली कैसी लगी। देखिए, अगर आप 1-2 मिनट देखते हैं तो मज़ा नहीं आने वाला है। ये सत्य है कि अगर आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो एक लाइन में मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। गाना वाना सुनने से अच्छा है कि थोड़ा समय दे दीजिए, बात समझ में आ जाती है तो फिर साथ बने रहिएगा। और अगर लगता है कि बेहतरीन चीज़ है, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, तो उसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी है आपको अच्छा लगेगा आप खुद ही कर देंगे, इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि कहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम बात करेंगे। देखिए, भाग 4 पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, भाग 4 याद करेंगे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो मैं बताता चलूँ कि जो भाग 4 है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से शुरू होता है, 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक चलता है। तो अगर ये पूछा जाए कि भाग 4 कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो अनुच्छेद 36 से शुरू होता है और जाके अनुच्छेद 51 पे ख़त्म हो जाता है। और अगर ये पूछे भाग 4 का नाम क्या है, तो उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसे ही शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। देखिए, अब डीपीएसपी कहाँ है, कहेंगे कहाँ से? यहाँ से डी, यहाँ से पी, यहाँ से एस, यहाँ से पी, तो इसे क्या कहेंगे शॉर्ट में? डी पी एस पी, ठीक है। तो डरेंगे नहीं कि डीपीएसपी क्या हो जाता है। डीपीएसपी का यही मतलब होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि ये लिया कहाँ से गया है, तो सीधी सीधी बात है कि ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकदम सीधा सीधा पॉइंट आप याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकदम रट लेंगे इसको, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप पिछले साल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा इस बात का, ठीक है। राज्य, अब देखिए, अब आखिर ये एक चीज़ दिमाग में आती है कि सर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए क्यों गए हैं? तो कुछ तो उद्देश्य होगा उसका, इसीलिए तो बनाए गए होंगे। जैसे मौलिक अधिकार बनाया गया था तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे, तब बनाया गया था। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं? आखिर ये जरूरी हैं या फिर बस बना दिए गए हैं? समझिएगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए, कुछ उद्देश्य मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। बस ये 3-4 मैंने लिखा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। अब समझिएगा, कोई भी राज्य कल्याणकारी कब होगा? राज्य का मतलब ये हो गया वहाँ पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था बढ़िया हो, वहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हों अपने टाइम्स व्यवस्था से काम करें, वहाँ घूसखोरी ना हो, वहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कम्युनिकेशन के जो बीएसएनएल वगैरह है, वो अच्छे से काम करें। एक समझ लीजिएगा, राज्य का मतलब ही होता है कि हर एक चीज़ जो सरकारी है वो राज्य होगी। कोई भी चीज़, स्कूल सरकारी है मतलब राज्य है, कोई ऑफिस सरकारी है तो वो राज्य है, कोई व्यक्ति सरकारी है तो वो राज्य है। अगर कोई पदाधिकारी है, जैसे डीएम सर हो गए, कमिश्नर सर हो गए, तो ये लोग राज्य हैं। ये समझ जाइएगा, कोई पदाधिकारी वो राज्य में काउंट किया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये मतलब हो गया कि जो राज्य के सदस्य हैं वो उनके अंदर कभी भी ऐसी भावना ना आए कि वो गलत काम करें, जैसे घूस लेने का काम करें, किसी का कोई काम आता है तो उसको ना करें, ये काम नहीं करेंगे। राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको एक कल्याणकारी राज्य बना के दे, मतलब शासन व्यवस्था बेहतरीन चलाए। जैसे शासन व्यवस्था बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो, चिकित्सा बढ़िया हो, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किस पे दी गई है? राज्य पे दी गई है कि राज्य का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, या उनका जो मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, वो इन सब की पूरी व्यवस्था करें कि कोई किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो
राज्य क्या करेगा, हमारे लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि राज्य में ये व्यवस्थाएं लागू हैं या नहीं है। इसका मतलब अगर लागू नहीं है तो वो कल्याणकारी राज्य नहीं है, अगर लागू हैं तो वो कल्याणकारी राज्य है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे, ये राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र। अब समझिएगा, नैतिकता के सूत्र का मतलब, नैतिकता का मतलब आप समझते हैं, नॉर्मली समझ जाते हैं आप लोग कि किसी का मान सम्मान करना। अब किसी का मान सम्मान आप कब करते हैं, जैसे कोई चीज़ आती है आपके घर में, आती है कोई नात रिश्तेदार आते हैं तो आप नमस्ते करते हो, उनके सामने खड़े होते हो, पानी उन्हें पिलाते हो, बैठिए, तो यही आपकी नैतिकता होती है। उनके पाँव छूना, उनसे नमस्ते करना, अच्छे से बात करना, यही होता है ना। तो वो समझते हैं अरे उनके घर गए थे, बड़ी सेवा हुई हमारी। और ऐसा ना कोई वो रिश्तेदार आए, अच्छा मिठाई लाए हो, नहीं लाए, जाओ निकलो भगो, ये चीज़ तो नहीं हुई ना। वैसे ही जो राज्य है, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके प्रति बहुत अच्छी भावना रखे, नैतिकता दिखाए कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो बहुत आसानी से दूर किया जाए। राज्य का मतलब हमने कब कहा कि सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी ऑफिस हो गई, सरकारी कर्मचारी हो गए, सरकारी पदाधिकारी हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गया। अब देखिए समझिएगा, नैतिकता का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो थोड़ी सी अलग तरीके की है, जिसको शरीर को छूना उना थोड़ा सेफ नहीं रहता, बात समझिए। जैसे अभी कोरोना की बात चल रही थी, कोरोना में ही देख लीजिएगा, कई जगह ऐसे थे कि डॉक्टर लोग मरीज के पास नहीं जाते थे, लेकिन कई जगह ऐसा था डॉक्टरों ने अपना पूरा जान लगा दिया था बचाने में, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, जब उनके पास व्यवस्था ही नहीं सरकार देगी तो वो क्या करेंगे, वो भी अपने जान पे खेल जाएं, उनका भी तो परिवार है ना। जब ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, दवा नहीं है आपके पास, टूल किट आपके पास नहीं है, तो आप किसके भरोसे जाओगे, आप उसके सामने जाके खुद संक्रमित होकर मरोगे है। तो उससे अच्छा है कि कम से कम उसे जो दवा चल रही है चलने दीजिए, यही किया जा सकता है। तो नैतिकता ये हुई कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो पदाधिकारी काम करता है, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे सर्जन हो, चाहे उस विभाग का कोई भी हो, एमडी हो, वो उसकी नैतिकता ये बनती कि आप जाएंगे तो आपका तुरंत इलाज शुरू करे वो। हाँ, आपको ये परेशानी, तुरंत एडमिट करवाए, अगर एडमिट के लायक हैं तो एडमिट करवाए, और जो एकदम सही सलाह दे कि हाँ आप एडमिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या जो भी चीज़ें हैं एकदम सही सलाह दे और सही तरीके से बिहेव करे, ये होती है नैतिकता। ठीक है, तो राज्य हमारे लिए क्या करेगा, नैतिकता दिखाएगा या नैतिकता की चीज़ें हमें बताएगा और नैतिकता के तरीके से हमारे सामने पेश आएगा। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य अभी आगे आएगा, कर्तव्य जब पढ़ाएंगे मूल कर्तव्य, तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको न्यायालय, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का जिसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, तो भाग 4। अगर भाग 4 का नाम नहीं देगा तो वो सीधे सीधे उसका नाम लिखेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान द्वारा लागू कराया जा सकता है या नहीं। तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कभी भी न्यायालय लागू नहीं करवा सकती। जैसे मौलिक अधिकार में क्या होता था कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप तुरंत चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओ अच्छा तुम्हारे मौलिक अधिकार, तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, उसे बुलाओ। क्यों नहीं भैया, सूर्य का परेशान है, तुरंत लताड़ देगा, तुरंत उन्हें पनिशमेंट दे देगा। वो कोई मुकदमा चल रहा है अधीनस्थ छोटे न्यायालय में, और रोज़ तारीख पे तारीख दिए जा रहे, नहीं सुन रहे, तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ऐसा तुम्हारे पास का मामला नहीं है हमारे यहाँ पे जो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा, 5 प्रकार के आदेश जारी करेगा, रिट जारी करेगा, मैंने पीछे बताया हुआ। लेकिन अगर आपको जो इसमें बताई गई हैं, नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर एक भी पूरा नहीं होती, आप कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वो पूरा होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूरा होती हैं तो आप कभी भी न्यायालय में जा नहीं सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। एकदम ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा कभी भी लागू नहीं कराया जा सकता। अगर आप पहुंच गए न्यायालय के यहाँ कि ये सरकार हमारी ये बात नहीं मान रही है, तो आपको फिर लताड़ देगा, ऐसा करो निकलो, बहुत हो गया। मतलब ऐसे ही समझ लो, जब आएगा तो हमारे पास भागा हो गया, जब आएगा तो भागा हो गए। नहीं, ये राज्य की मर्जी, राज्य अगर करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो अगले 5 साल में वोट मत देना, दूसरे को बदल देना जो तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है, तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जाए। अगला बात है कि ये वाद्य योग्य नहीं है, समझिएगा, वाद्य योग्य नहीं है, मतलब कभी भी राज्य के खिलाफ इन चीज़ों को लेकर आप मुकदमा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, कहीं कोई किसी भी कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा,
आप किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते राज्य के खिलाफ, कि जैसे समझिएगा क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे वैकेंसी नहीं आ रही तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चिल्ला नहीं सकते कि सर ये वैकेंसी नहीं दे रहे, वैकेंसी नहीं दे रहे, ये आप काम नहीं कर सकते। वो राज्य की मर्जी है, वो वैकेंसी देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। वो रोज़गार देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। वो आपको न्याय देना चाहेगा, सड़कें बनवाना चाहेगा, स्कूल स्थापित करना चाहेगा, जो भी करना चाहेगा राज्य करना चाहेगा तो करेगा, और नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। आप कभी भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुकदमा तब कर सकते हैं जब कोई काम उसके अधिकार में हो और वो ना कर रहा हो, जहाँ आपकी मौलिक अधिकार की बात आती है तब आप मुकदमा कर सकते हैं, राज्य चलता ही है। तो देखिए 3-4 चीज़ आपको याद है, राज्य हमें कैसा बना के देगा, कल्याणकारी बना के देगा। दूसरी राज्य हमारे हिसाब से नैतिकता से बात करेगा, हमारा भी कर्तव्य बनता है नैतिकता से बात करें। तीसरी चीज़ है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय जब लागू नहीं कराया जा सकता तो इसे कभी भी इसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ये सारे 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गएंगे। चलिए चलते हैं भाग अनुच्छेद 36 पे, और अनुच्छेद 36 चलने के बाद थोड़ा सा नई जानकारी मिलेगी, नई रिपीट होगी। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा। और हमने बताया था अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ? 2 जगह दी जाती है। कहाँ पे? आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 36 मतलब अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य होगा क्या ये बताया गया है। अब राज्य क्या होगा ये समझिएगा। हमने कहा कि जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं सब राज्य होंगी। जैसे स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया। अब स्कूल प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, और सरकारी कोई ऑफिस, कोई सरकारी पदाधिकारी, कोई सरकारी, जैसे सरकारी पदाधिकारी का मतलब हो गया डीएम सर हो गए, एसडीएम सर हो गए, कमिश्नर सर हो गए, जो ये पदाधिकारी होते हैं जितने आते हैं सब, चाहे वो मेडिकल के ऑफिसर हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हों, कोई भी हो। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी जितने भी सरकारी होते हैं, जितने भी सरकारी सदस्य होते हैं, ये सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, चाहे वो टीचर का करते हों, चाहे प्रशासनिक करते हों, चाहे फौजदारी का, चाहे कुछ भी सरकारी करते हों, वो राज्य कहे जाएंगे। ठीक है। तो राज्य की परिभाषा किस में दी गई? अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 में, दोनों में बात की गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 2 अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो एकदम सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए कि अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात की जाती है कि अनुच्छेद 37 में ये कहा गया कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है मतलब जो अभी हमने बात ऊपर कही वही चीज़ लिखी गई है अनुच्छेद 37 में कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब राज्य, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, परेशान मत होइएगा। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। क्या क्या होती हैं अभी बताएंगे, इसके आगे 38 के आगे बताएंगे, 39 में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी समझिएगा बस कि अनुच्छेद 37 में ये कहा गया कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। प्रवर्तनी का मतलब ये हो गया कि उसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कभी भी न्यायालय लागू नहीं कराएगा। अगर राज्य चाहता है तो लागू करेगा और नहीं चाहता है तो नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 38 में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में बात कही है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब समझिएगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण का मतलब होता है राज्य के जितने भी नागरिक हों उनका कल्याण होने के लिए जो योजनाएं बनानी हैं वो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लोगों को कल्याण के लिए योजनाएं कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये उसका कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते। हाँ, अब जैसे मान लीजिए प्राइमरी वैकेंसी खाली है, सरकार नहीं दे रही है, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। उस आंदोलन की वजह से अगर सरकार, क्योंकि देखिए उन्हें भी वोट लेना है, वोट तो मांगने आएंगे ना कि हमें वोट दो, हम इतनी नौकरी दिए हैं, इतनी देंगे। क्योंकि झूठ बोलना तो लाजमी है, वो कभी सत्य बोल ही नहीं सकते। जितने नेता होते हैं एक को सत्य नहीं बोलते हैं, 1-2 को छोड़ के। ठीक है। बिना झूठ के उन्हें खाना नहीं पचता है, तो वो आएंगे भौकाल मारने।
लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब भी वो मौका दे तो मौके से चूकना नहीं है। जैसे अभी आने वाली है जो भी वैकेंसी आए, प्राइमरी में आए, जो भी आए 50,000 70,000 जो भी सीटें बची आएगी ज़रूर, तो तैयार रहना आपका काम है। एकदम रट डालिए, पी डालिए, ऐसे रस बना के घटक जाइए, ताकि ऐसे आँख खुले, क्वेश्चन सामने, सन खत्म कहानी यार। ऐसे पढ़ाई करो, समय वहीं दो। एक गाना बजाना में क्या देखते हो, भोजपुरी गाना देखते हो, कुछ और देखते हो, यूट्यूब खोलो तो कुछ पढ़ाई कर लो कम से कम। चलिए ठीक है, तो जो राज्य होगा वो क्या करेगा, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक कल्याण कैसे करेगा वो, समझिएगा कि कोई गांव है, गांव में क्या होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए ताकि आवागमन हो सके, तभी तो कल्याण होगा कि व्यापार कर सकेंगे। वो गांव के लिए एक मंडी बनवाए कि जहाँ पे सभी लोग किसान अपनी जाके सब्जियां बेच सकें, खरीद सकें। देखिए क्या क्या बनवाना चाहिए, गांव में सामुदायिक हॉस्पिटल होना चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है वो बनाए। अब ना बनाते हैं तो अलग बात है, आप बनवा भी नहीं सकते। एक वहाँ पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए गांव के 500 मीटर पे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हल्ला करिए, सरकार बनवाएगी तभी वैकेंसी आएगी। दूसरी बात, वहाँ पे मंडी होनी चाहिए, 2-4 गांव को मिला के एक मंडी होनी चाहिए जहाँ सभी लोग किसान अपने। दूसरे सड़कें होनी चाहिए जहाँ से आसानी से व्यापार हो सके। और देखिए सड़कें कैसी होनी चाहिए, जहाँ से गांव कोई बड़ी सड़क से कनेक्ट हो सके, समझ रहे हैं, सड़क होनी चाहिए तो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या होनी चाहिए, अगर इतनी चीज़ें और जो भी चीज़ें वो बनवाए उसमें किसी एक वर्ग या विशेष का अधिकार ना हो, वो सार्वजनिक हो। जैसे सचिवालय बनता है तो वो सार्वजनिक बनता है कि आराम से सभी लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सचिवालय बन गया तो खाली उसमें यादव जाएंगे या फिर उसमें मौर्य जाएंगे या उसमें पंडित जाएंगे, ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता। सचिवालय बन गया इसका मतलब कि उस गाँव में जितने भी व्यक्ति हैं वो उसका यूज कर सकते हैं जब चाहेंगे तब, जिस काम के लिए भी चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। कोई सामुदायिक हॉस्पिटल बन गया तो आप यूज कर सकते हैं। और ये सब बनवाने का काम कौन करेगा, राज्य। अगर नहीं करता तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोक कल्याणी अभिवृद्धि के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य सामाजिक स्तर पे ये सारी व्यवस्थाएं करेगा कि सड़क बनवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, सामुदायिक केंद्र बनवाएगा और मंडी बनवाएगा, मेला, ये सब चीज़ें करेगा। दूसरी बात, आय की असमानता को दूर करेगा। यही सबसे बड़ा लोचा है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि गांव का हर एक व्यक्ति एक ऐसी कमाई करे जिससे उसका जीवन यापन जिस स्तर पे वो जी रहा है आसानी से सरवाइव कर सके। ये ना कि एक समाज का एक स्तर इतना हो कि करोड़पति अरबपति हो और दूसरा स्तर एक ऐसा हो कि वो बेचारा भीख मांग के खाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों स्तर को लगभग बराबर ला के रखे, थोड़ा बहुत अंतर हो, कोशिश करेगा कि बराबर लाने की, मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब या कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर ऐसा ना हो। लेकिन देखिए अमीर मेहनत करेगा तो अमीर हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो गरीब हो जाएगा। लेकिन राज्य की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप आय की असमानता का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। आय की असमानता का मतलब कि जैसे ये समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर काम करता है, कोई भी काम करता है, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को मान लीजिए सरकार 350 रुपया देती है एक दिन का और एक व्यक्ति को 500 देती है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को या तो 350 दो, या तो अगर सेम काम कर रहे हैं, भाई देख लीजिए ये भी ईंटा लेके दे रहा है ये भी, लेकिन इसका काम आप 500 देते हो, 350, ये आप काम नहीं करोगे। आप क्या काम करोगे कि अगर दोनों को 350 दो या दोनों को 500 दो। आप कभी भी आय में असमानता नहीं रखेंगे अगर कोई सरकारी काम होता है तो। बात समझ में आई, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी है, परेशान मत होइएगा। तो मेरे हिसाब से आय की असमानता को दूर करने की चीज़ें ये भी आपको समझ में आई होंगी कि आय की असमानता कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब समान कोई काम कर रहा है तो समान व्यवस्था वो किया जाएगा। दूसरी चीज़, आय की असमानता को कैसे दूर करेंगे। आप कोई जैसे आपने गांव में देखा होगा पोखरा ओखरा खुदाई होती है ना, तो प्रधान खुदवाते हैं, का तो जैसे भी खुदवाई के पैसा पास करवा लेते हैं, बात खत्म, मजदूरों का तो खा जाते हैं। भाई जितना जल्दी जैसे भी खोदेगी उतना जल्दी तो मजदूर तो नहीं खोद पाएंगे एक उतना ही गहरा और उतना ही बड़ा पोखरा तालाब नहीं खोद पाएंगे। तो अगर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर कोई सार्वजनिक काम करवाते हैं तो वहाँ के जो नज़दीक में मजदूर वर्ग रहता है उसको बुलाएं, उसको काम दें और उससे जितने उसकी सैलरी बनती है जो भी एक मानक के अनुसार आप उसे प्रोवाइड कराएं, उसमें घपला ना करें। लेकिन ना तो प्रधान को
ये सब जानते हैं, पेट काट के दूसरे का पैसा लेते हैं। इनका लड़का बच्चा सब लंगड़ लूज पैदा होते हैं सब, क्योंकि जब दूसरे का पैसा खाओगे, दूसरे का पेट, भाई मजदूर क्या करता है, 8 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, तो उसे मिलते हैं 500 350 जो भी रेट है। अब उसमें भी आप कटाई कर लेते हो, जबकि करते कुछ नहीं हो, बैठ के खाली बात कही छांटते रहते हो, अरे ये नहीं उठाए, वो नहीं उठाए। एक उठाओ तब ना समझ में आए, कभी रिक्शा चलाओ, कभी 2 फावड़ा चलाओ, तब ना समझ में आए कि फावड़ा चलाने में कितनी मेहनत लगती है। बतकही करने तो कोई कर ले जाएगा, और बाद में मेहनत वो कर रहे हैं, पैसा तुम लेके जा रहे हो, तो भाई दूसरे का पेट क्यों काट रहे हो। तो ये राज्य ये करेगा, कभी ये काम नहीं करेगा। जिसकी जितनी पेमेंट बनती है वो उसके खाते में जानी चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी सब भ्रष्टाचारी चल रही है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग देखिए एक बार रिवाइज करता हूँ। भाग 4 हो गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आयरलैंड से लिया गया है, और इसमें कहा गया कि राज्य जो है कल्याणकारी बनाएगा अपने पूरे क्षेत्र को। अब उस क्षेत्र को बनाने के लिए बहुत सारे काम कर सकता है जो वो चाहे। अगली चीज़ है कि इसे न्यायालय लागू नहीं कर, अगर राज्य काम नहीं करता तो न्यायालय कभी लागू नहीं कर सकता इसे, इसके खिलाफ आप जाके मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई, तो दोनों जगह राज्य की परिभाषा दी गई है। अगली बात है, अनुच्छेद 37 में कहा गया ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब ये हो गया कि न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता। अगर राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 38 है कि लोक कल्याणकारी के लिए वो काम करेगा, मतलब अभिवृद्धि के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं और वहाँ के राज्य के लोगों की असमानता को दूर करने का काम राज्य का होगा। राज्य अगर करना चाहेगी तो करेगी, नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।